हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर आपके लिए मैं ल्यूसेंट का 4th लेक्चर लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं, उनके बारे में देखेंगे कि जो भारत भ्रमण के लिए आए थे वो हमारे भारत के बारे में क्या क्या बातें बताई है, उनके बारे में देखेंगे। और किन किन पुस्तक में हमारे भारत के बारे में जानकारी दी है उनके बारे में भी देखेंगे। आज हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में देखेंगे। तो टेशियस एक हमारे लेखक थे जो यूनान के रहने वाले थे। तो ये ईरान के राजवैद्य थे और इनके जो पुस्तक थे उनमें आश्चर्यजनक कहानियों से भरा पड़ा था, जिसके कारण से ये अविश्वसनीय है, जिससे ये विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिर अगला आता है हेरोडोटस, तथा इसे इतिहास का पिता कहा जाता है या इतिहास का पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक थी वो हिस्टोरिका थी जो 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और इन हिस्टोरिका में भारत फारस ईरान के बारे में जानकारियां मिलती है। कहता है कि इनका जो विवरण है या इनके पुस्तक में जो विवरण है वो अनुश्रुतियों है, अफवाहों से आधारित है। तो सुना सुनाया इनमें बातें हैं और ये अफवाह है एक तरह से, इसलिए इनमें उतनी सत्यता नहीं है भारत के बारे में। उसके बाद आती है बात सिकंदर की। तो जब सिकंदर हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे तो अपने साथ लेखक को लेकर आए थे, जिनमें निर्याकस, आनेसिक्रेटस, आरिस्टोबुलस, ये 3 उनके लेखक थे जो सिकंदर के साथ भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ कहा। और उनके जो पुस्तक में लिखी हुई बातें हैं वो प्रामाणिक है, विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है। अब हम बात करेंगे मेगास्थनीज के बारे में। और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो मौर्य युग के बारे में, उसमें भारत में मौर्य समय की शासन या मौर्य काल चल रही थी, मौर्य शासन चल रही थी, तो उनके बारे में ये जानकारी देते हैं कि उस समय की समाज और संस्कृति कैसी थी। अब आती बात डायमेकस की। तो यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अब आती है बात डायोनिसियस। कहता है यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी कहता है इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टॉलमी ने लिखी। कहता प्लिनी इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी ने लिखी। और इन पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारियां मिलती है। अब बात करेंगे हम पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इन पुस्तक का लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे। और उस समय ये अपने पुस्तक में बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। कहता है चीनी लेखक। अब चीनी लेखक कौन? पायान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जो समाज है वो सुखी है, मध्य प्रदेश की जनता है वो सुखी है, समृद्ध है। कहता है यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फायान कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक भारत में रहा। कहता है संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने 3 वर्षों तक की यात्रा की और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्राप्तियां थी उन्होंने उसे इकट्ठा करी। अब बात आती है ह्वेनसांग की। ये ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए। हम ये कह सकते हैं जिसमें हर्षवर्धन की शासन चल रही थी भारत में, तो उस समय ह्वेनसांग भारत में आए। और ह्वेनसांग भारत में कब आए? 629 ईस्वी में। ये कहां का रहने वाला था? यह चीन का रहने वाला था और भारत की यात्रा पर आया। लगभग 1 वर्ष के बाद वो भारत का एक राज्य था कपिसा, वहां पहुंचा। और यह 15 वर्ष तक अर्थात ह्वेनसांग 15 वर्ष तक भारत में रहा और यहां रह करके 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। उसी समय बिहार में एक नालंदा जिला पड़ता है और नालंदा जिला के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। उन्होंने वहां पे अध्ययन किया और भारत से बौद्ध ग्रंथों के एकत्र करके वो वापस चला गया। और खास करके कहें वो बौद्ध ग्रंथों की एकत्र करने के लिए यहाँ पर आया था। कहता इसका वृत्तांत सीयू की, ह्वेनसांग का जो वृत्तांत है, भ्रमण वृत्तांत है, यात्रा का वृत्तांत है या यात्रा की जो कहानी है वो सीयूकी नामक पुस्तक में लिखी गई है, जिसमें 138 देशों के बारे में जानकारी मिलती है। कहता है इसने हर्षकालीन समाज
चर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार से, ह्वेनसांग के अनुसार से, सिंध का जो राजा था वो शूद्र था। कहता ह्वेनसांग ने बुद्ध प्रतिमा के साथ साथ सूर्य की भी पूजा की और शिव की भी पूजा किया। ह्वेनसांग अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र जी थे। कहता है वह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब हम बात करेंगे इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। अपने विवरणों में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत के बारे में जानकारियां इन्होंने साझा की है। अब हम बात करेंगे अरबी लेखक अल वरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अल वरूनी खारिज्म या खीव, जिसको आधुनिक में तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है, ये वहां का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इनकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिन्हें हिंदी में भारत की खोज कहा जाता है। कहता है यह इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि भारत के बारे में विशेष जानकारी इस पुस्तक से, किताबुल हिंद से ले सके। कहता है यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, गणतंत्र विज्ञान मापन विज्ञान आदि के विधाधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया है और इनमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, इन सब के बारे में विशेष तौर से प्रकाश डाला है। अब हम बात करेंगे इब्न बतूता। ये इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह इब्न बतूता जो अपनी यात्रा वृत्तांत रहला नामक पुस्तक में लिखी है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत ही प्रचुर एवं सबसे रोचक जानकारियां देता है। ये रहला 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता, किसकी, इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर के जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्हें दिल्ली का काजी या कहें तो न्यायाधीश नियुक्त किया। अब बात आती है अन्य लेखक की। अब हम बात करेंगे तारानाथ की। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जो कयंगुर और तेंगुर नामक ग्रंथ की रचना की और इनसे भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है, या कहें कयंगुर और तेंगुर नामक पुस्तक से भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कहता है मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। बात करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाले जानकारी के बारे में। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाएगा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाएगा, या हम कहें कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र, नाथ, सत्य, जिसको अश्वनी कुमार कहते हैं, इनका नाम मिलता है बोगाज कोई में। कथा मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर, जिसको विदिशा उस समय कहा गया था, वहां के गुरु स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। कहता सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी वो सोहगौड़ा अभिलेख से है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग होती खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। कहता है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्रण अभिलेख, जिस समय का शासक या कहे शासनकर्ता भानुगुप्त हुआ करते थे। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों से भी प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कहता है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम, जिसे गर्तावास, जिसको गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी और मनुष्य के साथ साथ उनके पालतू जानवर कुत्ते को दफनाने की भी प्रथा इसमें प्रचलित थी। कहता है प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इसी सिक्के को साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन के शासकों ने किया था। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख और उस समय के जो शासक थे उनके बारे में। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, पुण्यकेशिन द्वितीय, यहाँ पुण्यकेशिन नहीं होगा, यहाँ पुलकेशिन होगा द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन और नासिक अभिलेख रुद्रदामन। कहा गया
नोट, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्के में उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। कथा अड़िकुमेड़ु, जो अभी पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, उनके निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जिसे स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, उनके साथ हुआ। मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप के साथ संबंध स्थापित हुए थे। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाई थी। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली दोनों शैली का प्रयोग हुआ था। और जिन मंदिर में नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रयोग होता है तो उनको हम वेसर शैली कहते हैं। कथा पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। हिंदू मंदिर तब तक पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है। पंचायतन मंदिर का कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जो कंदारिया मंदिर है वो कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर और दशा अवतार मंदिर देवघर उत्तर प्रदेश और गांडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक रहेगी। आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगी। आप वीडियो निरंतर देखते रहें। जय हिंद।